Hello दोस्तों, welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very interesting video. The Public Sector Bank Overhaul. देखिए क्या है दोस्तों, बैंकिंग सर्कल्स में या आप रेगुलेटरी सर्कल्स में ये एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपकमिंग मर्जर्स रिलेटेड टू थ्री मेजर ग्रुप्स. कहीं ना कहीं थंबनेल पे आपने देख लिया होगा एसबीआई ग्रुप, पीएनबी ग्रुप एंड केनरा बैंक ग्रुप. तो इन ग्रुप्स में कौन कौन से बैंक्स हैं जो इन ग्रुप्स के मतलब इन बैंक्स के साथ मर्ज हो सकते हैं और एक मेगा बैंक यहां पे बन सकता है. तो वो पॉसिबिलिटी के ऊपर हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं. मोर ओवर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट कंटेंट है वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड. इसको स्कैन करके आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. उसके अंदर मैं आपको फ्री कवरेज प्रोवाइड करता हूं रिलेटेड टू कंप्लीट आरबीआई वेबसाइट, सेबी वेबसाइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स. तो पीडीएफ फ्री में मिलती है दोस्तों. तो आपको जो मोस्ट टिपिकल कंटेंट है वो मोस्ट क्रिस्प एंड सिंपल लैंग्वेज में मिल जाता है. ठीक है, जो आपको कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करेगा. ठीक है. एंड दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581. इंटरेस्टिंगली अभी हमारी न्यू ईयर सेल चल रही है. न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस आप लोगों ने लिए होंगे, तो उन रेजोल्यूशंस को फुलफिल करने में हम यहाँ पे आपको अफोर्डेबल कंटेंट एंड क्वालिटी कंटेंट ऑफर करते हैं. अफोर्डेबिलिटी कैसे कि अगर आपको बैंकिंग या रेगुलेटरी कोई भी एग्जाम कवर करना है जो हम यहाँ पे कैटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, ये सारे एग्जाम्स हम कवर करते हैं अलॉन्ग विद बैंकिंग एग्जामिनेशन जो हमारे मेन चैनल पे होते हैं. तो एसबीआई, पीओ वगैरह सभी की कवरेज अगर आपको एक कोर्स के अंदर चाहिए तो आप हमारे बैंक महापेक प्लस में एनरोल कर सकते हैं. इस सिंगल कोर्स से आपको ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स की कवरेज मिल जाएगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 4200. इस प्राइस पे इतने सारे कोर्सेस आई गारंटी यू कोई ऑफर नहीं कर सकता विद क्वालिटी कंटेंट. एंड दोस्तों, एनरोल करने के लिए मैंने आपको बताया Y581 इज द कोड. एंड अभी यहाँ पे ट्रिपल वैलिडिटी भी मिलेगी. सपोज आप 6 मंथ्स के कोर्स में एनरोल करते हैं तो वैलिडिटी होगी 18 मंथ्स तक, यानी कि तब तक हमारे जितने भी लाइव कोर्सेज आएंगे वो एड ऑन होते चले जाएंगे. दैट्स द एडवांटेज ऑफ बैंक महापेक प्लस. एंड सिलेक्शन हो जाता है तो 100% रिफंड भी यहाँ पे आपको मिलेगा. तो देखिए क्या डिस्कशन चल रहा है. देखो, ये पॉसिबिलिटी है, यहां पे कोई गारंटी नहीं है. दिस इज जस्ट अ डिस्कशन गोइंग ऑन इन दी बैंकिंग सर्कल्स. अब इस डिस्कशन से क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें हो सकती हैं, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि जब भी कोई पॉसिबिलिटी होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्वेश्चन. तो हम क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हाँ, मैं यहां पे आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या डिस्कशन चल रहा है, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ऑल दीज मर्जर्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. तो बेसिकली यहां पे 3 मेजर ग्रुप्स या 3 मेगा बैंक्स बनाने की बात हो रही है. एक होगा एसबीआई सुपर ग्रुप, एक होगा कैनरा बैंक ग्रुप और एक होगा पीएनबी ग्रुप. ठीक है. तीनों में कुछ कुछ बैंक्स को मर्ज किया जाएगा. वो कौन से बैंक्स प्रोबेबल हो सकते हैं उनका मैं यहां पे डिस्कशन करूंगा. ठीक है, मैं प्रोबेबल बोल रहा हूं, देयर इज नो गारंटी कि यही होगा, लेकिन हमें काफी कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है. ठीक है. एंड क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या कोई ऑब्जेक्टिव है कि रोड टू टॉप 20 बैंक्स. तो टॉप 20 कौन से, वर्ल्ड में टॉप 20 बैंक्स. ठीक है. तो इस स्लाइड पे वैसे आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग गया होगा पूरे सेशन का, बट स्टिल लेट्स डिस्कस इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. सबसे पहले देखिए, कोई भी चीज जो आज हो रही है कहीं ना कहीं उसकी जो फाउंडेशन होती है वो उसकी हिस्ट्री में होती है. और इसी तरह जो बैंक्स का मर्जर वगैरह है उसकी फाउंडेशन में अगर हम जाएं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो हमारे दिमाग में आती है वो है नरसिम्हम कमिटी. ठीक है. नरसिम्हन कमेटी जो थी 2 बार बनी है, 1991 में और 1998 में, और दोनों बार ही उसने कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात की है. जब वो पहली बार बनी थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था एक पिरामिडल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें पिरामिड जैसे इस तरह से होता है. ठीक है, 4 या 3 टियर स्ट्रक्चर जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को सुटेबल लगता है, जिसमें टॉप लेवल पे 3 से 4 मेजर बैंक होंगे जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे. इनका नंबर 3 से 4 होगा, लेकिन पिरामिड में जैसे आप नीचे नीचे आए जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे नीश बैंक्स होंगे जिनका नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स को मीटअप करने के लिए होंगे. बट कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 3 to 4 मेजर बैंक्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी. ठीक है. तो ये 1991 में रिकमेंड किया था. एंड अगेन जब 1998 में कमेटी बनी, इसकी बाकी रिकमेंडेशंस भी लगभग काफी हद तक गवर्नमेंट ने फॉलो की है. जैसे अगर हम पहली कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो जैसे कि अ क्वासी ऑटोनोमस बॉडी अंडर आरबीआई फॉर सुपरवाइजिंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो एक क्वासी ऑटोनोमस, इट्स मोर लाइक, अगर हम देखें आज की डेट में एसआरओस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, तो यहां पे सिर्फ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हुई थी. तो अगर आप देखोगे डिफरेंट सेक्टर्स में देयर आर क्वासी ऑटोनोमस बॉडी जो एसआरओ वगैरह बनाए जा रहे हैं, दे आर रिपोर्टिंग टू द आरबीआई. उसी तरह अगर आप देखोगे
कैपिटल एडिक्वेसी जो 8% रिकमेंड थी, बेसल को कहीं ना कहीं हम फॉलो करते हैं, तो करंटली अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट देखें तो इट इज अराउंड 17.2%। ठीक है, पहले जो इंटरेस्ट रेट्स होते थे दे वर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, देन दे वर डीरेगुलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस नरसिम्हम कमेटी की रही हैं। उसी तरह अगर हम देखें 1998 की रिकमेंडेशंस, तो अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, और ये स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम कैसे बनेगा? मर्जर ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब इससे क्या होता है, बच्चों के मन में डाउट आती है। सबसे पहले जो फ्रेशर्स होते हैं उनके मन में आती है क्या जॉब पे इंपैक्ट करेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम विद मर्जर ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। देन नैरो बैंकिंग के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है कि जो आप बैंकिंग करें सेफ करें, रिस्क फ्री करें, आपके एनएनपीए वगैरह जो है कम होने चाहिए। अभी हम देखें तो हमारे एनपीए ऑल टाइम लो हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया था कि एनपीए जो है वो बेसिकली कम होने चाहिए। इनका टारगेट था 3% बाई 2002, बट क्योंकि काफी पुरानी कमेटी थी। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो 2.2% हमारे एनपीए चल रहे हैं, ग्रॉस एनपीए। देन कैपिटल एडिक्वेसी, फॉरेन बैंक्स, तो कहीं ना कहीं जो आज की ये जो मर्जर अमलगमेशंस हो रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन हिस्ट्री में है, देखी जा सकती है। वी कैन ट्रेस द रूट्स टू द हिस्ट्री। ठीक है, अब प्रपोज मर्जर्स क्या क्या हो सकते हैं? देखिए दिस इज जस्ट अ डिस्कशन फेज में ये है, इट्स नॉट लाइक ये फाइनल हो गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे एसबीआई ग्रुप में कौन कौन से बैंक्स हो सकते हैं, तो एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मेरे पास अभी बहुत सारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सीबीओ दोनों में, तो दे वर हैविंग डिस्कशंस विद मी कि क्या करें सर, तो शायद कुछ आंसर मिल सकता है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, देन यूसीओ बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये यहां पे मर्ज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी। ठीक है, देन कैनरा बैंक में ग्रुप में कौन कौन हो सकता है? कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। एंड पीएनबी ग्रुप में कौन कौन सा हो सकता है? तो पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पे 3 मेगा बैंक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ और डिस्कशन करते हैं कि देखिए पहली चीज किस कमिटी से क्वेश्चंस बन सकता था, वो हमने डिस्कशन किया। क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज जस्ट फॉर अवेयरनेस। अब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है। पहली चीज, ये जो हम बड़े बैंक्स बनाना चाहते हैं, एक्चुअली क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे, कि वी वांट टू हैव एटलीस्ट 2 बैंक्स इन टॉप 20 ग्लोबल टॉप 20 बैंक्स बाय 2047। अब देखिए आप ग्लोबली टॉप 20 की लिस्ट में आना चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल एक बड़े बैंक के क्या एडवांटेज है, जैसे अगर आप देखो जेपी मॉर्गन एंड ऑल, जो काइंड ऑफ बिग ह्यूज साइज के बैंक्स हैं। देखिए जितनी बड़ी आपकी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको फंड्स की जरूरत है, बैंक्स क्या करते हैं? बोरो करते हैं, लोन देते हैं। ठीक है, आरबीआई की तरह मनी तो जनरेट नहीं करते। तो अगर आपको फंड्स की जरूरत है, आपकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बड़ी बैलेंस शीट है, ठीक है, आपको फंड्स इजीली मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस अगर पैसा लेना चाहे बैंक से तो एकदम बैंक आएगा, लेकिन कोई छोटी नई कंपनी अगर पैसा लेने जाए तो देर वो क्या करेंगे भाई, जरा चेक कर लें, है ना। तो बैलेंस शीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो जितनी बड़ी बैलेंस शीट, कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड एक्सेसिंग फंड्स वो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि यार अभी आप लोग कहेंगे सर एसबीआई तो अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें टॉप 20 में हम है ही नहीं, है ना। और मैंने यहाँ पे एक ईयर गलती से गलत लिख दिया, इट्स 2047। ठीक है, तो दिल पे ना लें। ठीक है, तो रोड इज फार, अभी लंबी डेस्टिनेशन है हमें। इट्स नॉट इजी कि बस आज ही मर्जर हो जाएगा, कल अमलगमेशन हो गया, कहानी खत्म एंड देन बन गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में तो ये आ जाएगा कि यार अब मर्जर हो जाएगा, मैं तैयारी करूं नहीं करूं, उसके बारे में बात करेंगे, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपके पास क्या होता है, फंड्स इजीली एक्सेसिबल हो जाते हैं, चीप फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। मोर ओवर आप एक डोमिनेटिंग प्लेयर बन सकते हैं ग्लोबल पेमेंट सिस्टम में। ठीक है, इसकी एडवांटेज ये हो सकती है कि आप रूपी की हेगमनी को, जैसे डॉलर की हेगमनी कहीं ना कहीं उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसकी इकोनॉमी की वजह से आती है। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशंस बड़े होंगे एंड इवन योर सॉफ्टवेयर कैन बिल्ड, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी होती है इन चीजों की, कि यार जैसे सपोज किसी छोटे नेशंस को फंड चाहिए, आप एक ऑलरेडी आप एक क्रंच में चल रहे हो, तो आप कैसे फंड्स दे पाओगे। लेकिन अगर आपका ह्यूज बैलेंस शीट है तो डेफिनेटली आपकी सॉफ्ट पावर भी बढ़ने के चांसेस होते हैं, ग्लोबली आप एक डोमिनेटिंग प्लेयर के तौर पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूएस इकोनॉमी बेसिकली उसके इंस्टीट्यूशंस वगैरह की वजह से ही है। ठीक है, तो काफी सारे एडवांटेजेस आपके पास हो जाते हैं। ठीक है, रूपी का अगेन आप सेटलमेंट में इंपॉर्टेंट पेमेंट सॉल्यूशंस वगैरह ऑफर कर सकते हैं, जो आज की डेट में हमें नहीं हो पाते इजीली, हर कोई रूपी को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, इवन अगर लार्ज चंक ऑफ लोन्स किसी पार्टी को चाहिए, तो देखो अभी क्या होता है यहाँ पे, हम सपोज ह्यूज बिलियंस में अगर लोन्स चाहिए तो
कहीं ना कहीं बैंक सोचता है, इवन एसबीआई भी एक बार को सोचता है, और छोटे बैंक जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह के लोन्स, ठीक है। तो वो चीजें भी हम यहाँ पे कैटर कर पाएंगे, ठीक है। तो काफी कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे हैं अगर हमारे बैंक्स यहाँ पे मर्ज होते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म्स प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, तो देयर कुड बी सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक, मतलब देखिए हर बैंक का अपना एक कल्चर वगैरह होता है, तो शॉर्ट टर्म जो है वो इश्यूज आते हैं लाइक थोड़ा बहुत माइन्यूट, जब भी कोई बैंक मर्ज वगैरह होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ी क्रॉस कल्चरल डाइवर्सिटी जो रहती है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगेन आई वुड से वैकेंसीज वगैरह को, क्योंकि क्या होता है आप रैशनलाइज करते हैं, हो सकता है एक बैंक में ज़्यादा मैन पावर हो, एक में कम हो, तो कहीं ना कहीं आप ऑपरेशनलाइज एफिशिएंसी लेके आते हैं, ठीक है। तो मे बी वैकेंसी कम हो, मे बी ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे जैसे बैंक मर्ज हो जाता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती जाती है, तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि अगर बैंक मर्ज हो गया, यार देखो ऐसा समझो, इसकी सिंपल सी बात है, एसबीआई सपोज इस समय 500 पीओ की वैकेंसी ला रहा है और यहाँ पे कोई और बैंक है जो 100-200 ला रहा है, जब सपोज आईबीपीएस में मिला के तो आती है, मैं एक बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, अब ये दोनों मर्ज हो गए, तो हो सकता है कि 400 वैकेंसी ना आए लेकिन 350 तो आए, ठीक है। तो आप वैकेंसी के टर्म्स में मत सोचो, आप सिंपली इसके कंसेप्ट को समझो। वैकेंसीज अगेन इट्स अ डिस्क्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है कल वो वैकेंसी बंद कर दें, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, बेसिकली जब ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा तो काम करने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी और वहां पे रिक्रूटमेंट होता रहेगा, तो वो मत सोचो। इस सेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं से कहीं तक आपको वैकेंसी अपडेट देना नहीं है, दिस इज मोर लाइक आपका जो बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि अगर हम देखें थोड़ी सी, अगर हम हिस्ट्री में और जाएं तो बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, क्यों किया गया था, तब ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन तो ऐसे भी हो रहा है, बट यहां पे क्या है कि अब आपको एक डोमिनेटिंग, बिकॉज आप एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हो, तो अब आप उस पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हो, ठीक है। हर टाइम पे सेम ही गोल पे काम करना है, सेम ही ऑब्जेक्टिव हो जरूरी नहीं है, बट रूट्स कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ही लाई करते हैं, आंसर कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो आपके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं जरा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों, है ना। देयर कुड बी सर्टेन डिसएडवांटेज। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हो सकता है वो हो सकता है एक बड़े बैंक का, वो होता है टू बिग टू फॉल। आप लोगों ने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, शायद आरबीआई के अंदर तो हम पढ़ाते भी हैं, तो वहां पे एक टर्म आप सुनते हैं लेमन ब्रदर्स, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक्स ऑफ यूएसए। लेकिन जब वो क्राइसिस आया और उस क्राइसिस की वजह से वो बैंक फेल हुआ, ठीक है, फेल तो काफी कुछ हो रहा था, वहां इंश्योरेंस कंपनी होनी थी जिनको बेल आउट वगैरह किया गया, बट अल्टीमेटली लेमन ब्रदर का एग्जांपल हमें याद रहता है। अदरवाइज अगर इंश्योरेंस कंपनी में नाम बचाया गया होता यूएस का बेल आउट पैकेज से, तो एआईजी का नाम हमें याद होता। बट चलिए, इन्वेस्टमेंट बैंक जो हमारा ये लेमन ब्रदर था, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब ये बैंक फेल हुआ तो उसका शॉक जो था पहले फाइनेंशियल सेक्टर में गया, देन पूरे की पूरी यूएस इकोनॉमी में गया, देन इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू यूरोप एंड देन टू दी अक्रॉस द ग्लोब। अगर हम बात करें तो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, एक रिपल इफेक्ट, एक डोमिनो इफेक्ट यहां पे क्रिएट हुआ। तो ये जो रिपल इफेक्ट होता है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है, बाय चांस अगर वो फेल हो, तो ये जो डोमिनो इफेक्ट या रिपल इफेक्ट आता है, इसकी वजह से जो रिस्क अराइज होता है वो होता है सिस्टेमिक रिस्क। आप अगर इंडिया में भी देखो तो 3 बैंक्स इतने बड़े हो चुके हैं जिनको ऑलरेडी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स का टैग दिया गया है। क्यों दिया गया है? बिकॉज दे कैरी सिस्टेमिक रिस्क, ठीक है। और इस रिस्क को करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वी कीप सर्टेन एडिशनल कैपिटल एडिक्वेसी। वो डिपेंड करता है आप किस बास्केट में आते हैं, ठीक है। तो जब कोई इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिस्टमिक रिस्क। बाकी जो शॉर्ट टर्म चीजें रहती हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी वगैरह, क्रॉस कल्चरल एस्पेक्ट्स, डाइवर्सिटी कैसे मैनेज करनी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे करनी है, रैशनलाइजेशन कैसे लेके आना है, तो वो चीजें तो धीरे धीरे वो शॉर्ट टर्म की रहती है। जनरली लॉन्ग टर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज, या डिसएडवांटेज नहीं बोलूंगा, एक सबसे बड़ा जो रिस्क जो चैलेंजिंग रहता है विद मेगा बैंक्स, वो ये कंसेप्ट रहता है। लेकिन इसको भी मैनेज किया सकता है विद सर्टेन फर्दर कुशनिंग लाइक मोर कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि देयर इज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी जहां पे हो सकता है हमें कुछ मर्जर्स देखने पड़े लॉन्ग टर्म में,
ऑफ कोर्स वी वांट टू बी अ डेवलप्ड नेशन, तो एक डेवलप्ड नेशन की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हमारे जो करंट बैंक्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ, वी नीड सर्टेन मेगा बैंक्स, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ बैंक्स का मर्जर करने वाली है। तो जो पॉसिबल मर्जर हो सकते हैं जिनके रिगार्डिंग रूमर्स चल रही हैं बैंकिंग सर्कल में, रेगुलेटरी सर्कल में, वो मैंने आपको डेट दिया कि एसबीआई ग्रुप हो सकता है, कैनरा ग्रुप हो सकता है, एंड आपका पीएनबी ग्रुप हो सकता है। और उस ग्रुप में कौन कौन से बैंक हो सकते हैं, देयर इज नो गारंटी कि यही होंगे, हो सकते हैं। एंड द ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर, 2 मेगा बैंक्स दैट आर इन द टॉप 20 लिस्ट बाय 2047, है ना। और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि अगर आप जो एक मेगा बैंक के एडवांटेजेस होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, क्या पॉसिबल एक इशू आता है अगर कोई बैंक बहुत बड़ा हो जाता है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक सारे एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा कोई और आपका डाउट आए तो प्लीज डू पिंग मी। इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, है ना। और फाइन स्टॉक बाय वी सर की प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशंस मिल जाएंगे, तो जल्दी से उसको चेकआउट कर लो। एंड दोस्तों जैसे मैंने बताया कि अभी हमारी चल रही है सेल, तो अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है तो आप Y581 इज द कोड जिसको यूज करके एनरोल कर सकते हैं, एंड नहीं तो फ्री कंटेंट के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।